स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी ने इसे दो हिस्सों में बांटा है। पहला, चुनाव आचार संहिता से पहले सरकारी कार्यक्रमों के जरिए केंद्र के बड़े नेताओं का यूपी से जुड़ाव बनाकर रखना, और दूसरा, चुनाव के दौरान लगातार रैलियों के जरिए जनता तक पहुंचना। इसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ और 26 सितंबर को राजधानी लखनऊ आ रहे हैं। पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रमों में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यूपी में बन रहे मेडिकल कॉलेजों और जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी पीएम के हाथों होगा। इसके अलावा पार्टी अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो असली रणनीति अमित शाह तैयार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी चुनाव को देखते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी के तहत 11 सितंबर को नड्डा बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम को जेपी नड्डा वर्चुअली संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। और इस वक्त चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ एक एक कर जुड़ते जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ सचिन रावत कांग्रेस से इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सचिन जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सचिन जी, बीजेपी तैयारी कर रही है, प्रभारी जैसे कि आपको पता ही घोषित कर दिए गए हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है बूथ विजय अभियान जो है वो भी शुरू किया जाएगा नड्डा की तरफ से, और ऐसे में लोगों के बीच जो तमाम नीतियां हैं वो लेकर बीजेपी जाएगी। कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं सर? देखिए शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी की तैयारी हर स्तर पे हमारा संगठन, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष लगातार काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रियंका गांधी जी का लखनऊ आगमन हो रहा है और आने वाले समय में हम लोगों का जो रोड मैप है, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो या महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, इसको लेकर के हम लोग अपने मैनिफेस्टो में लोगों से राय ले रहे हैं। और आने वाले समय में जो निश्चित और उत्तर प्रदेश की जनता से जो जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के हम जन जन तक पहुंचेंगे। और उसको लेकर के आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी लगातार, आपने देखा होगा कि सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया, दलित का मुद्दा हो या आदिवासी समुदाय का मुद्दा हो या रोजगार का। बीजेपी तो कहती है सिर्फ कांग्रेस तो टूटे टूटे खेलती है, सिर्फ सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत नजर आ जाती है, सड़कों पर तो कांग्रेस नजर आती ही नहीं है कभी मुद्दों को लेकर। देखिए शिल्पा जी, जब से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है, उन्होंने 25 जिलों में दौरे किए हैं। पिछले साल जिस तरह से उन्होंने किसान महापंचायत की मेरठ, मुजफ्फरनगर, मथुरा, सहारनपुर, शामली और पूर्वांचल के जो जिले हैं, उन्होंने हर जिलों में अपने जो रोड मैप है, जैसे किसानों की बात हो या महिला सुरक्षा की मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो, इसको अहम मुद्दे बनाए हैं हम लोगों ने। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि आज 4.5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को तो ब्लूप्रिंट देना चाहिए था, श्वेत पत्र देना चाहिए था, क्योंकि इनके संकल्प पत्र में बड़े बड़े दावे और वादे थे। आज वो कहां गए? जिस तरह से किसान लगातार इनके विधायकों का विरोध कर रहे हैं, इनके केंद्रीय मंत्री को गांव में रोका जा रहा है, भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो ये जनता के सामने किस चेहरे से जाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नाम पर आपने लाठियां दी, लगातार किसानों को 3 काले कानून आपने थोप करके उनके भविष्य पर चौपट कर दिया। और आने वाले समय में नाराजगी दूर करने के लिए कल एमएसपी तो बढ़ाने की बात भी कही, कैबिनेट में फैसला भी मंजूर कर लिया गया है, उसकी कोशिश तो शुरू हो चुकी है। अब देखिए शिल्पा जी, अब भारतीय जनता पार्टी की चली चला की बेला है। 4 महीने बाद इनकी सरकार बदलने वाली है। अब आप एमएसपी बढ़ा रहे हैं, गन्ना किसानों का भुगतान अभी तक हो नहीं पाया। 5-10 रुपए आपने बढ़ा करके गन्ना किसानों के साथ मजाक कर दिया आपने। ये सरकार थी, रामराज के नाम पर आप आए थे ना, उत्तर प्रदेश को आपने जंगलात में तब्दील कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी भगवा चोला पहन करके उत्तर प्रदेश की जनता को जो लूटा है आपने, ये उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। कब तक उत्तर प्रदेश को आप बरगलाएंगे? अब उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार है, आपका काला चेहरा जान चुकी है कि आपने जो सुनियोजित अपराध कराए हैं, जो उत्तर प्रदेश में अपराधियों और जो उनको संरक्षण देने की योजना आपने बनाई है। बुलंदशहर में इतना बड़ा दंगा हुआ, सुबोध जी की हत्या हो गई, जो दरोगा थे इनके ही गुंडे थे। तो आज जो सुनियोजित अपराध भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है कि जिस तरह से मंत्रियों अधिकारियों की सह पर आप भ्रष्टाचार करते हैं। कोरोना काल में पहली बार ऐसा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल में
हम पहली बार हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ। इनके विधायकों ने, मंत्रियों ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे। अरे कब तक अपना चेहरा बचा कर रखेंगे? अब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि आप जो आंकड़े देते हैं और जो दावा करते हैं वो हमेशा विरोधाभास होता है। तो मुझे ठीक, यानी कि आंकड़ों में और जो बात कहते हैं विरोधाभास उसमें नजर आता है। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त और खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विजय उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी प्रदेश उत्तराखंड पर। उपाध्याय साहब, बीजेपी की तैयारियां नजर आ रही हैं, प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं, तमाम प्लान्स जो है वो भी चल रहे हैं, आगमन है प्रधानमंत्री का भी, जेपी नड्डा भी यहां पर बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ विजय अभियान चलाएंगे, तो तमाम अभियान जो है वो चल रहा है। इससे ये तो नजर आ रहा है कि तैयारियां जो है 2022 को लेकर वो बीजेपी की तरफ से काफी तेज हो गई है। अब बाकी पार्टियों की बात की जाए तो क्या बाकी पार्टियां भी आपको उस गति से चलती नजर आ रही है जिस गति से इस वक्त बीजेपी चल रही है, और इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा पड़ेगा 2022 को लेकर? देखिए, बीजेपी 24/7 पिछले 2 साल से काम कर रही, बल्कि लोकसभा चुनाव के पहले लोकसभा के लिए, लोकसभा के बाद विधानसभा की तैयारी उन्होंने शुरू कर। रूलिंग पार्टी भी है प्रदेश में भी, केंद्र में, तो उनके पास एक अपर हैंड की सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब अपोजिशन बिल्कुल सुस्त बैठा है। ठीक है, जनता के मुद्दों पे वो आंदोलन कम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी करीब आधा दर्जन से ज्यादा वो जन संदेश यात्राएं निकाल रही है अलग अलग। उसमें उन्होंने छोटे दलों से भी मदद ली है, और इसके पहले उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप लगाए थे मंडल स्तर पर, उनको जाके अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हुए थे। तो एक्टिविटी समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़ाई है। इसके साथ वो लोगों से संपर्क में है और अपने कैंडिडेट तलाश रहे हैं या कैंडिडेट का नाम फाइनल करने की स्थिति में रहे हैं। कांग्रेस ने अपने संगठन का, चूंकि कांग्रेस का काम हमेशा स्लो होता है, और कांग्रेस एक ऐसी स्टूडेंट है पॉलिटिक्स की पिछले कई सालों से, कि जब एग्जाम आता है, यानी जब चुनाव आता है, तो तैयारी करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो उन्होंने सबसे पहले, अभी खैर इस बार एक अच्छी बात हुई कि उन्होंने संगठन का नेटवर्क उन्होंने अपने न्याय पंचायत स्तर तक बनाया है, और ट्रेनिंग कैंप उनकी प्रियंका जी लगातार ऑनलाइन उनको संबोधित कर रहे हैं, उनसे टच में है, मुद्दे समझाए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कैसे अपनी बात रखनी है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है। बसपा का आपने देखा ही कि उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन सभी 74 जिलों में किए। अब उसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रबुद्ध सम्मेलन में मतलब उनका ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान है। अब उन्होंने जो सेकंड फेज दिया है, जैसा मायावती ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 महिला, 1000 पुरुष ब्राह्मण समाज के वो अपनी पार्टी से जोड़ेंगे एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पर। इसकी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी को दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, सभी पार्टियां चुनाव के मोड में हैं, और चुनाव के जिसकी जो विजन है जिसका, उस हिसाब से वो अपने सारे काम कर रहे हैं। जिस पार्टी का अपना जो स्ट्रेटजी है या जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके का उनका अपना काम करने का तरीका है, उसको फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी परंपरा से अलग हटकर 3 महीने आगे की एडवांस प्लानिंग करके काम करती है, तो बीजेपी निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा एक्टिव दिखती है, और रूलिंग पार्टी भी है, जिसका उनको फायदा भी मिलता है कि सरकार की एक्टिविटी भी बीजेपी में मानी जाती है, और साथ में जो पार्टी की एक्टिविटी है वो भी। उन्होंने एक मुफ्त, देखिए एक दिन पहले ही 14 प्रभारी उन्होंने बनाए, जिसमें 7 केंद्रीय मंत्री हैं। तो पूरी एक बटालियन अच्छे नेताओं की और कामयाब नेताओं की उत्तर प्रदेश की जमीन पे उन्होंने उतार दिया। अब ऐसा लगता है अभी कि बिल्कुल, यानी कि एक्शन मोड में बीजेपी है। और अभी अगर हम मौजूदा वक्त में सर देखें तो ये कह सकते हैं, जैसा कि आपकी बातों से भी जाहिर हो रहा है कि बीजेपी जो है एक कदम आगे चल रही है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, तैयारियां बीजेपी की पूरी नजर आ रही हैं, जो कि अब दिखने भी लगी हैं। बूथ विजय अभियान की शुरुआत भी होने वाली है। सर जरा इस अभियान के बारे में पहले बताइएगा, किस तरीके से जनता के बीच में आप जाएंगे? तमाम और अभियान भी चल रहे हैं हालांकि बीजेपी की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब चुनावी महाभारत होता है तो पोलिंग के दिन, यानी मतदान के दिन, जो बूथ का कार्यकर्ता होता है वही अर्जुन होता है उस युद्ध का। और निश्चित रूप से अभी आपने देखा होगा कि इसके पूर्व हमने बूथ सत्यापन किया, अर्थात जो बूथ कमेटी हमारी बनी थी उसको 2 बार हम लोगों ने सत्यापित भी कर लिया कि कोई नंबर नहीं ठीक हो, या कोई व्यक्ति इनएक्टिव हो गया हो, या उस स्थान से कहीं और चला
चलिए मनीष जी के पास मैं वापस जाऊंगी। मनोज काका साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। मनोज जी बहुत स्वागत आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनोज जी तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं। अगर बात सपा की जाए तो सपा की तरफ से भी हम देख रहे हैं सम्मेलनों का दौर जो है शुरू हो चुका है, लेकिन 2022 के लिए तैयारियां जो है वो कितनी ज्यादा सपा की तरफ से पुख्ता हो चुकी हैं? क्योंकि बीजेपी भी लगातार उद्घाटन करने की तैयारी में है, तमाम जो कार्यक्रम है बीजेपी के वो प्लान भी हो चुके हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए थे विजय उपाध्याय साहब, वो कह रहे हैं बीजेपी थोड़ा औरों से तेज चल रही है। हालांकि सपा को भी, आपकी पार्टी को भी बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी से भी तैयारियां हो रही है, लेकिन बीजेपी थोड़ा तेज चल रही है शायद। अब हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं उसके लिए आपको जमीन पे देखना पड़ेगा। हर बूथ पर, हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख बूथों पे समाजवादी पार्टी के अब की बार एक बूथ पर हमारा कम से कम 40 to 50 नौजवान है। सपा का यूथ जीतेगा बूथ। और हमारे जो कार्यक्रम है, किसान के जो समस्या है उसको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि अभी 20-25 जनपद में उनकी किसान पदयात्रा चल रही है। डॉक्टर राजपाल कश्यप की चल रही है। अभी हमारे यहाँ इंद्रजीत सरोज जी अपने जो दलितों और पिछड़ों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद एक जाति को दे दिया गया, और जो कई तरह के संस्थानों में अभी आपके संज्ञान हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आरक्षण की कहीं कोई बात ही नहीं करी गई है। तो आपका बड़ा मंच है और लोग अब ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कोई प्रभारी नियुक्त करेगी क्या कि जो कोरोना काल में हर गलियों से लाशें निकली उनका भी कोई हिसाब हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कोई प्रभारी नियुक्त करेगी क्या कि किसानों का जो लागत मूल्य है फसल का, उनके जो उर्वरक की कीमत है लगभग 1.5 हो चुकी है, उसकी अभी कोई हिसाब हो। भारतीय जनता पार्टी, आपने ठीक कहा, उद्घाटन करेगी तो उन्हीं कार्यों का उद्घाटन करेगी जो माननीय अखिलेश यादव ने किया हुआ हो। इनके पास किए गए कार्यों को गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हम जब आप बात कर पा रहे हैं, हाँ। तो मैं चंदौली से हूं, बनारस में ये आज तक की रिपोर्ट है कि बनारस के बीएचयू हॉस्पिटल में जो अपने स्थापना से लेके आज तक जनमुखी रहा है और लोगों की सेवा होती रही, उस हॉस्पिटल में जो मोदी जी की सरकार अपने प्रचार प्रसार पर, अपने आत्ममुग्धता पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, वहां आज स्थिति यह है, जब हम आप बात कर पा रहे हैं शिल्पा, हाँ। कि पैसे के अभाव में RT-PCR सेंटर जो कोरोना का जांच केंद्र था वो बंद कर दिया गया। और बेकारी उत्तर प्रदेश में चरम पे है। तो कोई, अब तो लोग खोज रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार के ड्राइवर किधर है, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे साथ मनीष शुक्ला साहब है, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। शुक्ला साहब, पहले आपका कनेक्शन हमारे साथ नहीं हो पा रहा था, इसलिए आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन आप आरोप सुन रहे होंगे काका साहब के, तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर, ड्राइवर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार की। इन्हें पता चलता कि मनोज जी मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अब जरा आपने जो आरोप लगाया इसका जवाब ले लेते हैं मनीष जी से। जी मनीष जी। देखिए शिल्पा जी, मेरी बात कट गई थी, तो पहले तो मैं अपने संगठन की बात कर लूं। तो अभी बूथ विजय अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहा है, प्रबुद्ध जन का भी कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है। और हमारे प्रबुद्ध का मतलब शिक्षक, अधिवक्ता, इंजीनियर, CA, डॉक्टर, ये लोग हैं। जात के आधार पर हमारे यहाँ नहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है। साथ ही साथ अभी कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधी। अरे तो मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में सेवा कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। और मुख्तार अंसारी के भाई को ले उड़े सपा वाले, तो वो खींच भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस को उतार रही। सपा से बात करिए कि इतनी सेवा हमने की, मुख्तार से बात करें, वो इतनी हमने सेवा की, अमरिंदर सिंह की पूरी सरकार वहां गिरी पड़ी हुई थी और चले गए तुम सपा के साथ। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, अरे कांग्रेस 2 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रही है। अभी 2 महीना पहले प्रियंका जी आई थी 1.5 साल के अंतराल पर, तो ट्वीट के सहारे सपा और कांग्रेस काम कर रही है। 4.5 साल बाद काका भी नजर आ रहे हैं, अखिलेश जी भी नजर आ रहे हैं। तो चुनाव के समय में तो ओवैसी हैदराबाद से चले आए, तो अखिलेश जी बाहर निकल गए विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास से, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। अभी वो कह रहे थे उर्वरक की बात कर रहे थे। मेरा चैलेंज है जी यूपी पर, मनोज काका बता दें कि 2014-26 मई 2014 के बाद उर्वरक, धान की फसल होगी, गेहूं की होगी, अरहर की होगी, खाद का दाम कम बढ़ा, रुपया कम हुआ है। इतिहास में पहली बार खाद। ठीक, शुक्ला साहब वापस लौटेंगे। ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं
के आरोप लग रहे हैं, इन सबका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सचिन जी भी हमारे साथ बने हैं। सचिन जी, मैं आपके पास भी वापस लौटूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, वापस चर्चा में लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मनीष जी, मनोज जी, सची, और इसके साथ ही हमारे साथ सचिन रावत भी हैं, विजय उपाध्याय भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। सचिन जी, मैं आपके पास अभी आती हूँ। कुछ देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो यहाँ पर विजय उपाध्याय साहब भी कह रहे थे, लेकिन चर्चा में इस चीज को लेकर अभी इस वक्त कर रहे हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में आपसे पूछा था, कांग्रेस की किस तरीके की तैयारियां हैं। ये कहा जा रहा है, विजय उपाध्याय साहब ने भी ये कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो एग्जाम आने पर तैयारी करती है, एग्जाम से पहले उसकी तैयारियां पूरी नहीं रहती हैं। देखिए शिल्पा जी, विजय उपाध्याय जी का मैं सम्मान करता हूँ जी। विजय उपाध्याय जी भी अभी प्रियंका गांधी जी ने पत्रकारों से वार्ता की थी, तो उसमें विजय उपाध्याय जी मौजूद थे। आज मैं कहना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर उत्पीड़न हो रहा था, तब प्रियंका गांधी जी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी। जब रोजगार के मुद्दे पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की उनको लाठियां दे रही थी, तो प्रियंका गांधी जी उस आंदोलन से जुड़ करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष कई बार हम जो अभ्यर्थी थे उनसे मिलने गए। तो जो संघर्ष का जब दौर आता है तो कांग्रेस पार्टी नजर आती है। हमारा संगठन, हमारे जिला कमेटी, हमारी प्रदेश कमेटी निरंतर इस निकम्मी व नाकारा सरकार को की खामियां उजागर कर रही है, जन जन तक पहुंचा रही है। और आज मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी 403 विधानसभाओं पे मजबूती से तैयारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कर रही है। और इस बार हम कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे प्रदेश सर बताइए मत, कम से कम दिखेगी तो, बीजेपी की तो दिख रही है, बताइए मत, कम से कम नजर तो आएगी सर। देखिए हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी सब अंदर अंदर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ कांग्रेस के लिए काम कर रही है, आम जनता तक वो पहुंचेगी नहीं 2022 के चुनाव तक भी। देखिए शिल्पा जी, आपने भी देखा कई बार जी, यूपी ने भी दिखाया, जब संघर्ष की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे संघर्ष करती है। कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने कराई, मेडिसिन की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने ऑक्सीजन व्यवस्था कराई। मनीष जी के पास मैं जाऊंगी। मनीष जी हाथ खड़ा कर रहे थे यहाँ पर, उनसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, फौरन लौटेंगे, उसके बाद मनीष जी से जवाब लेंगे इस पर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा लगातार जारी है, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे इस वक्त रुक करते हैं मनीष जी का ही। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब बोलिएगा। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक ये कहना चाहता हूँ कि जब चुनावी वर्ष हो तो जो इसकी सरकार होती है वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करता है। हमने नौजवानों को पारदर्शिता से 4.25 लाख सरकारी नौकरियां दी, 3 लाख संविदा के आधार पर सरकारी नौकरियां दी, और प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों नौकरियों का सृजन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। सड़क, बिजली, पानी की बेहतर व्यवस्था स्थापित की। कानून व्यवस्था जो बदहाल में हमें मिली थी, जो माफियाओं के शिकंजे में कानून व्यवस्था थी, उसको हमने उनके चंगुल से निकाला। आज वो बेहतर स्थिति में है। माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई, उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ा गया। साथ ही साथ गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है और गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। ऋण मोचन कार्यक्रम के तहत 86 लाख किसानों को 36,000 करोड़ की सहायता दी गई है। जी जी मनीष जी, ये उपलब्धियां तो आप गिना रहे हैं, लेकिन ये बात तो लगातार कही जा रही, किसानों का आप मना ही नहीं पा रहे हैं। देखिए शिल्पा जी, कौन क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है तथ्य। मैंने जितनी बातें, जितने शब्द मैंने बोले वो तथ्यात्मक रूप से अगर सही न हो तो जी उत्तर प्रदेश जरूर मुझे रोके। दूसरी बात, अभी सपा के एक साथी कह रहे थे कि वो उद्घाटन उन चीजों का करेंगे जिसको हमने शुरू किया है। अखिलेश यादव की मनोदशा देखकर और उनके प्रवक्ताओं की मनोदशा को देखकर मुझे स्पष्ट ये पूर्ण विश्वास है, किसी दिन भी ये कह सकते हैं कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति अखिलेश यादव थे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति अखिलेश यादव थे, हवाई जहाज का इन्वेंशन अखिलेश यादव ने किया, रेडियो भी अखिलेश यादव ने ही सर्वप्रथम इस विश्व में ले आए थे। तो आज इनकी मनोदशा ऐसी हो गई है, अब जनता हंसती है इनके ऊपर, जो जिस तरीके से बच्चों की तरह, अरे हमने बनाया, हमने पत्थर रखे थे, हमने ईंट रखे थे। तो कहिए मैच्योरिटी लाए। पिताजी ने मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह का आचरण उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद नहीं करना चाहिए। ठीक, काका साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। मनोज काका साहब सुन रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। मनोज जी, आप
की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आप म्यूट हो गए हैं, उसे खोल लीजिए। लगातार बोल रहे हैं, दुर्भाग्य है जी, आवाज जी। नहीं आ रही है। जी। बोल लगातार रहे हैं। जी। करने के बजाय मनीष जैसे लोगों को आत्मवंचना वो करने के लगातार बजाय जो है जमीनी हकीकत का ये सामना करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है जी। कि अगर जमीन जी, की जी, बात जी। अगर एक भी बार इनके मुंह से निकल अखिलेश जी जाएगी, पहले तो व्यक्ति शायद जो इनके एवरेस्ट जो पे चढ़े थे, हमने मान प्राप्त लिया। नौकरी है ये चली जाएगी। मान ये लिया हमने। अभी कह रहे थे कि हमने रोजगार दिया, टीवी का कहाँ इन्वेंशन रोजगार भी दिया आपने? समाजवादी अभी उत्तर पार्टी ने प्रदेश किया के था, हमने सड़कों मान पर लिया। आपने देखा होगा कि माँ बहन बेटियां जिस सारे कैमरे में हम लोग लोग बोल रहे हैं, आंदोलन इसका कर भी रहे हैं। आविष्कार और समाजवादी उन पर पार्टी ने लाठियां किया बाजी था। जा रही। मैंने इन्होंने मान लिया किसान भाई। की बात करी। अभी उत्तर प्रदेश में गन्ना मान लिया किसानों के हमने। पेराई वर्ष 2021 का 15,000 करोड़ रुपया बाकी है। और ये जो अरे अपने पहले रिकॉर्ड देख इनको के आया कम से कम कीजिए, और पढ़ना रिकॉर्ड लिखना देख कर आया चाहिए। कीजिए, भारतीय तथ्य जनता लेकर आया पार्टी के कीजिए, आंकड़ों के दफ्तर आधार से पर बोला कीजिए। चिट्ठा लेके आने के बजाय अच्छा है कि इनको नहीं जमीन नहीं, और क्या क्या अखिलेश यादव मैं जी ने आपसे बताया, कह आज रहा उसको हूं। बताइए। काका जी अखिलेश यादव जी ने क्या क्या बना डाला था, बताइए जरा। कार भी बनाई थी अखिलेश यादव ने, पहली जो कार आई थी विश्व में, आविष्कार हुआ था वो अखिलेश यादव जी ने ही किया था ना। लखनऊ एक्सप्रेसवे बताइए 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 बताइए, बता डालिए। सुनिए तो, जनता हंस रही है आज की डेट में आप लोग के एक्सप्रेसवे ऊपर। पे कभी गए हैं कि नहीं? लखनऊ में आपको अरे मेट्रो मेच्योरिटी दिखती है का कि नहीं? प्रदर्शन आप वहीं करिए, रहते हैं, आप भी आपके जाते नेता नहीं, से भी मुझे कहिए। पता है। इकाना स्टेडियम किसने बनाया? लोक भवन किसने बनाया? हाँ। आपने कहीं कोई एक ईंट भी रखी होगी? पूरे देश का बेची चंदौली में क्या बनाया? चंदौली में जहां आप रहते हैं वहां क्या क्या बनाया, बताइए। तो है नहीं पूरे देश चंदौली में क्या क्या बनाया? रेलवे बेच देंगे, चंदौली में बताइए। IIT बेच देंगे। और आप नहीं जैसे हम लोगों तो को जानते झूठ मुख्तार बोल रहे हैं, अंसारी को तो भी आपने पारिश्रमिक मिलता बनाया, होगा। अतीक अहमद को आपने बनाया, भाई, आपको रिजवान झूठ जहीर को बोलने आपने के लिए बनाया, पारिश्रमिक मिलता आपने होगा। एक जात के क्योंकि लोगों को आप SDM बोल रहे बनाया, हैं, तो अभी 4 आपकी जिलों को आप नौकरी बिजली छीन ली देते थे, आप किसानों की उपज आपकी नहीं नौकरी खरीद छीन पाते ली थे, जाएगी। ये हमें पता है। आपका गन्ना जो किसानों को आप बीमारी है वो फूट चुकी है। अभी जब हम भुगतान नहीं बात करते कर पा थे, रहे हैं, ठीक। तो मैं निवेशक बता रहा हूं आते कि नहीं थे उत्तर आपके प्रदेश समय में, गोरखपुर के BRD अपराधियों के डर से लेके BHU से लेकर के मेच्योरिटी का लखनऊ के प्रदर्शन हॉस्पिटलों करिए। में ये कहना बच्चे जो हवाई है जहाज डेंगू हमने से, बना दिए, मलेरिया एवरेस्ट से पे हम ही मर रहे गए हैं, थे। कहीं सरकार का कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन इस पर मनीष हमें पता है किस तरीके से हजारों नौनिहाल गोरखपुर महाराजगंज पनौरा अभी छीन ली जाएगी। इनकी एक संचारी सीमा है रोगों कि से आप दम टीवी तोड़ते पे थे, हमें जाना पता है। आपको, और अखिलेश आपको यादव वंचना जी करना है बस। सफाई में महोत्सव में मस्त रहते थे, हमें पता है किसी भी काका। वैज्ञानिक पहलू काका जी हमें पता है किसी भी वैज्ञानिक कि सैफई पहलू पर महोत्सव में हकीकत पर ये बात मस्त कर नहीं रहने वाले पाएंगे। लोगों को कितनी चिंता उत्तर प्रदेश की थी। सैफई की तरह आप 1 ग्राम भी नहीं बना सकते। कम से चाचा कम भतीजे सैफई में में जिस झगड़ा हो तरह गया, से धन के मेडिकल की लूट को सुविधा लेकर। है, जिस तरह से धन के वहाँ लूट को खिलाड़ियों लेकर का चाचा प्रोत्साहन भतीजे में किया झगड़ा जाता हो है। गया। एक बना ठीक, चले काका साहब, मनीष साहब, ठीक है। इस वक्त विजय उपाध्याय साहब का हम रुख कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय उपाध्याय साहब, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, कितना कर पाए, ये तो खैर जनता समय आने पर जरूर अपने वोटों के जरिए बता देगी, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। लेकिन इस बीच जिस तरीके से हम देख रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हर एक पार्टी कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी किया गया, बीएसपी ने शुरुआत की, लेकिन बीएसपी सपा की तरफ से कहा गया कि बीजेपी जो है हमारी नकल कर रही है। लेकिन अब जैसे कि मनीष जी भी कह रहे हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है वो किसी एक जाति के लिए खास नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है इसके जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जो है, इसमें अल्टीमेटली नतीजे तो यही है कि ब्राह्मणों को साधा जा रहा है। हालांकि कहे कोई कुछ भी, क्योंकि अभी मनीष शुक्ला साहब भी कह रहे थे कि जातिगत राजनीति नहीं करते हैं हम लोग, भले ही बाकी पार्टियां जो है जातिगत राजनीति करें, लेकिन जाति का फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है शायद हर कोई जानता है। नहीं, जाति का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो चुनाव के रिजल्ट आते हैं वो जातियों के समीकरण से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी या किसी पार्टी के फेवर में जब वेव चलती है उसकी वजह से आते हैं। 2007 से उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। यहाँ जाति का समीकरण टूट गया है, लेकिन इस चुनाव में जातियों की राजनीति हो रही है। और पिछड़े वर्ग में जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिनकी छोटी मतलब जिनकी आबादी कम है, जो बड़े आबादी वाले जो लोग हैं, उनको तो 2090 के बाद से 1990 के बाद से उनको तो काफी बेनिफिट हुआ और सत्ता में काफी हिस्सेदारी उनको रही। लेकिन बाकी जो 2%, 3%, 6%, 7% आबादी के लोग हैं, उन लोगों में अब ये जातीय चेतना है, लेकिन वो राजनीतिक जागरूकता के तौर पे सामने आई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का एक्सपेंशन जो गांव-गांव हर घर में हर हाथ के मोबाइल में हुआ है, उसका इम्पैक्ट है। आप देखिए कि ये जो सम्मेलन हो रहे हैं, दरअसल ये ब्राह्मणों का नाम तो है, लेकिन हर पार्टी ये कहती है ब्राह्मण समाज को दिशा देता है। दरअसल ब्राह्मण नहीं देता, पढ़ा लिखा तबका समाज को दिशा देता है, और वो ओपिनियन मेकर के तौर पे काम करता है। पब्लिक उसको फॉलो करने लगती है कि भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं,
ये समझदार लोग हैं, इन्होंने ये बात कही है तो शायद इसमें जरूर गंभीरता होगी। तो ओपिनियन मेकर को अपने साथ जोड़ने की सभी पार्टियों में होड़ है, चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, या भाजपा हो, या कांग्रेस हो। सभी चाहते हैं जो सोसाइटी को ओपिनियन मेकर है वो हमारे साथ जुड़े, ताकि वोटों को समझा सके वो लोग, या उनके पक्ष में बात रखें समाज में मौजूद रहते हुए, तो उससे उनको चुनाव में फायदा मिलेगा। और यही ओपिनियन मेकर 2014 से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने हुए हैं कि उनको लगता है कि भाई ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो उनका एक अपना तर्क आ जाता है, या फिर सरकार के भाजपा के पक्ष में कोई तर्क वो रखते हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में तर्क रखेंगे तो समाजवादी पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, बसपा के पक्ष में तर्क रखेंगे तो बसपा को फायदा मिलेगा। 10-12% हर चुनाव में ऐसा वोट होता है जिसको फ्लोटिंग वोट कहते हैं, और ये जो फ्लोटिंग वोट है यानी वो जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सारी चीजों से अलग हटकर गवर्नेंस पे वोट करता है। पार्टियों के उनके जो घोषणा पत्र है, या जो उनका कामकाज है, या जो नेताओं के द्वारा भरोसा पैदा किया जाता है, उससे वोट मिलता है। तो वो 10-12% वोट असल में वास्तव में चुनाव जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। समीकरण और ये सारी चीजें पार्टियां बनाती है, लेकिन अंत में तय वहीं से होता है कि जो फ्लोटिंग वोट है, यानी ऐसा वोट जो किसी धर्म, संप्रदाय, राज्य के से ऊपर उठकर वोट करता है, प्रदेश के लिए वोट करता है। तो इन्हीं को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम है, और सभी पार्टियां इसको अपने अपने तरीके से करती हैं। ठीक, बिल्कुल। काका साहब, मैं आपके पास आती हूँ। अभी ओवैसी साहब भी दौरे पर पहुंचे हुए हैं, और ओवैसी साहब की अगर बात की जाए तो ओवैसी साहब 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 400 सीटें हम इस बार जीतेंगे। आपकी पार्टी को कितना इफेक्ट करेगा? क्योंकि ओवैसी ये कह रहे हैं कि एमवाई फैक्टर इस बार नहीं चलेगा, A to Z फैक्टर जो है वो इस बार वर्क करेगा। काका जी, आप फिर म्यूट पे चले गए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो अपनी रणनीति बनाई हुई है उसके तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। हमारी रणनीति है कि सपा का यूथ जीतेगा बूथ। हाँ। और हमारी यात्राएं चल रही हैं, और जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस है शिल्पा, वो जानना चाहती है कि किसानों की आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन उनके जो डीएपी और नाइट्रोजन की बोरी है उससे 5 किलो उसकी जो वजन है वो कम कर दिया गया, उसकी कीमत 1.5 कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश में अगर ICMR की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा अगर खराब अगर जांच अगर कहीं रही, सबसे ज्यादा ICMR की रिपोर्ट है। चूंकि मनीष भाई जो बीजेपी के दफ्तर से मिलता है वही पढ़ते हैं, सच पढ़ देंगे तो इनकी प्रवक्तागिरी हटा दी जाएगी। मतलब हालांकि मैं इनसे चाहूंगा कि सच कहने की हिम्मत कर पाए, क्योंकि दोस्त हैं, मैं जानता हूं ईमानदार हैं, सच चूंकि नहीं कह पाएंगे। समाजवादी पार्टी से पढ़ाई लिखाई की तुलना हम कैसे और दूसरी अरे नहीं, अब पढ़ाई लिखाई में तो अखिलेश यादव जी की पढ़ाई की तुलना सारी आपके शीर्ष नेताओं से लेकर समाजवादी पार्टी की बुद्धि कौशल और तो पढ़ाई लिखाई में तो हमसे कैसे हो सकती है? पढ़ाई लिखाई में स्वघोषित विद्वान है आप। और शिल्पा, जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल रहा है, तो 2000 समाजवादी पार्टी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है पढ़ाई लिखाई में। तमाम सारी जो कोई कंपटीशन हमारा नहीं है सपा से पार्टिसिपेट करने का लोकतांत्रिक सपा से कोई कंपटीशन हमारा पढ़ाई लिखाई में नहीं हो सकता, प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन समाजवादी भैया, हम आपसे कंपटीशन पढ़ाई लिखाई में नहीं करना चाहते। मनोज जी, खिसियानी बिल्ली मनोज जी, दिख रहे, हम अखिलेश यादव से लेके आप तक दोनों लोगों से पढ़ाई लिखाई में कंपटीशन नहीं कर सकते। इंजन की सरकार के ड्राइवरों को गांव में लोग खोज रहे हैं, कस्बों में नहीं मनोज जी, आप विद्वान हो अखिलेश यादव जी, 2 विद्वान है पूरे देश में, गए नहीं होंगे। आप लोगों की तकलीफों से अगर जरा भी मरमाहत होते मनीष भाई, तो आप बीजेपी छोड़ देते। लेकिन क्या करेंगे जब आदमी का जमीन। अखिलेश यादव जी साइकिल लेके पूरे कोरोना काल में आजमगढ़ टहल रहे थे। किसी की भी अखिलेश यादव पूरे कोरोना काल में आजमगढ़ जहाँ से सांसद हैं वहाँ साइकिल लेके टहल रहे थे, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। शिल्पा जी, आपने फोटो देखी थी कोई? उनके घरों को आपने कोई वीडियो देखा था? ग्राउंड से आपके कैमरे ने कभी कैच किया अखिलेश यादव को? एक जगह से सांसद है वो, पता है कहां से शिल्पा जी? आजमगढ़ से। कोरोना काल में एक दिन अपने संसदीय क्षेत्र जो व्यक्ति ले गया हो, वो बात करता है सेवा की, वो बात करता है कि कौन कोरोना काल में किसने सेवा की। अरे शर्म आनी चाहिए मनोज जी। तो आप पर मुकदमा हो जाएगी। तो अब तो लोग खोज रहे हैं, आप गांव में जाइए ना मनोज जी, जितने प्रभारी आप ला दीजिए। ठीक, चलिए मनोज जी, सब तरह का प्रभार उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता अब 2022 के चुनाव में छीन लेगी। ठीक, काका साहब, आपने अपनी बात रख ली। मनीष जी अपनी बात बोलेगा, फिर सचिन जी के पास हम चलते हैं। ठीक, मनीष जी बोलेगा। बिल्कुल, देखिए शिल्पा जी, दो तीन चीजों का मुझे जवाब देना है। हाँ।
एक तो मैं ये मान लेता हूं चैनल पे कि समाजवादी पार्टी से पढ़ाई लिखाई में बीजेपी का कोई कंपटीशन नहीं है। अखिलेश यादव नहीं है, मनोज काका इसीलिए तो तो सारी विद्वान है उत्तर डिग्रियां प्रदेश में, फर्जी हैं उनके आपकी। पढ़ लिया कीजिएगा, चाहे वो मोदी तो जी आपको की ध्यान हो, में आ जाएगा कि मनोज जी, अब आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर चलेंगे, आपके पास वापस आएंगे। समाजवादी पार्टी मनोज जी अब जवाब भी तो ले लीजिए, आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए ना। समाजवादी पार्टी का विद्वता में कहा सामना कर नहीं, पाएंगे। वो और झूठे आरोप आपका है, जो जवाब विमर्श देंगे तो है, कल ही खुल क्षमा जाएगी। याचनाओं के सहारे मनोज जी, आपने अपनी बात कह दी, अब सुन लीजिए मनीष जी को, उसके बाद फिर वापस में आपके पास लौटे, आपको पूरा मौका मिल गया। और जब आप कोई लड़ाई शुरू करते ठीक, मनीष जी, आप अपनी बात रखिएगा। हमारा सामाजिक सुधार है। जो लोग आजादी के 52 साल तक तिरंगे झंडे का अपमान किए वो समाजवादी। आजमगढ़ से श्री अखिलेश यादव सांसद हैं। वो वेब कोरोना की आई, जी यूपी जी नेशनल किसी के कैमरे ने एक बार भी देखा हो अखिलेश यादव को आजमगढ़ के अपनी संसदीय क्षेत्र की एक जनता से मिलते हुए, सिंगल एक आदमी से मिलते हुए जाकर उसके सुख दुख में हाथ बटाते हुए। अरे अखिलेश यादव ने तो वो पाप किया है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में कहा कि मत लगवाइएगा। इनके एक विधायक ने कहा कि नपुंसक हो जाएंगे जो वैक्सीन लगवाएंगे। इनके एक सांसद ने कहा कि वैक्सीन लगवाने की क्या आवश्यकता है, अल्लाह हिफाजत करेगा। ये बात करने वाले लोग हैं जिन्होंने नौकरियां लूट ली नौजवानों की, एक जात के एसडीएम बनाते थे, 4 जिलों में बिजली देते थे, किसानों के बीच में बिचौलिया थे समाजवादी पार्टी के लोग। हम तो डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। इनकी सरकार में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी बिचौलिया बनते थे, तब गेहूं और धान खरीदा जाता था, गन्ना की पर्ची मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने इनका कुशासन देखा है और पूरा समाजवादी पार्टी जाके मुख्तार अंसारी के परिवार के सामने घुटने टेककर फिर अपराधीकरण करेंगे, ये संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता मुख्तार अवस्थी के चंगुल से बाहर आना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनकी कमर तोड़ दी है और फिर उनको खपच्ची लगा के खड़ा करने का काम ये अखिलेश यादव करना चाहते हैं। सही कह रहे हैं, अपराधियों के खपच्ची लगा रहे हैं फिर से मुख्तार अंसारी को, ज्यादा अपराधी मनीष रेड्डियार की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है। तो सरकार आप मुख्तार पढ़ाई लिखाई चलाएंगे थोड़ी तो कर लिया ठीक, चलिए मनीष जी, ठीक, मनीष जी, मनोज काका साहब, आपने अपनी बात रख ली। सचिन जी के पास इस वक्त रुक लेते हैं। सचिन जी, दोनों पार्टियों की तरफ से दावे जो है देखिए अपने अपने किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जाहिर तौर पर आप विपक्ष में हैं तो आरोप जरूर लगाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कितनी पार्टियों की उम्मीद कर रहे हैं? स्ट्रेटेजी तो आप नहीं बता रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी तो आप छुपा कर रख रहे हैं, पब्लिक तक कब तक पहुंचेगी, शायद 2022 से पहले पहुंच जाएगी, लेकिन कितनी सीटें जो हैं वो आप निकाल लेंगे? क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 400 सीटें हम निकाल लेंगे, बीजेपी भी 400 सीटों का दावा कर रही है, कांग्रेस कितनी पार्टियों का दावा ठोक रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और जनता जनार्दन है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता सपा, बसपा, भाजपा सबको देखा। देखिए, 2022 में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। और रही बात जो मनीष शुक्ला जी भी कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे रोजगार के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, मैं तो कहना चाहूंगा कि एक कहावत याद आई कि भाजपा की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर मनीष शुक्ला के आंकड़े झूठे हैं और इनका दावा किताबी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में युवा रोजगार मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार लाठियां दे रहे हैं। 40 लाख रोजगार का शगुफा लेकर के आए थे, 4 लाख रोजगार जब इन्होंने दिए तब कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई के जरिए इनसे जवाब मांगा, तो सरकार की तरफ से कहा गया कि कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। तो ये लोग बताए ना कि रोजगार किस किस विभागों में दिए गए, इनके पास सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ने के अलावा बाकी कुछ नहीं है। आज शिल्पा जी उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन सचिन जी, मुद्दे तो है, चलिए आपके पास जो आप आरोप लगा रहे हैं, मुद्दे तो है आपके पास। मनीष जी, मैं लौटूंगी 1 मिनट आपके पास, मुद्दे तो है आपके पास, लेकिन ये शायद कांग्रेस पार्टी अभी नहीं बता पा रही, या फिर ये आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि कितनी सीटें आप लोग निकाल पाएंगे। क्योंकि चाहे हम सपा की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, कम से कम एक टारगेट तो उनका है कि इतना अचीव करना है, लेकिन वो टारगेट शायद अभी तक कांग्रेस के पास नहीं मिल पा रहा है, ना ही आप स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। मनीष जी बोलेगा आप जल्द से। शिल्पा जी, मैं बताना चाहूंगा। सचिन जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मनीष जी बोलेगा। प्रियंका जी ने जो ब्रेकअप मांगा था, हाँ, प्रियंका गांधी जी ने जो मांगा था ब्रेकअप रोजगार का, और सचिन जी भी कलम ले ले और प्रियंका जी भी ले ले।
मैं बता रहा हूँ, पुलिस विभाग में 1,43,445। प्रियंका जी नोट करिए, बेसिक शिक्षा में 1,25,987 नौकरी। प्रियंका गांधी वाड्रा जी नोट करिए, यूपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से 32,685 नौकरी। प्रियंका वाड्रा नोट करिए। सुन लीजिए, आप लोग ये झूठा सगुफा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 19,917 नौकरी। प्रियंका वाड्रा नोट करिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,122 नौकरी। प्रियंका वाड्रा नोट करिए। बिल्कुल आंकड़े के साथ सचिन जी अभी मनीष जी बात कर रहे हैं। लास्ट वर्डिक्ट इस वक्त में लेना चाहूंगी, लास्ट कमेंट, क्योंकि समय बहुत कम है। विजय उपाध्याय साहब के पास इस वक्त कर लेते हैं। विजय उपाध्याय साहब, तमाम आरोप लग रहे हैं, तमाम बातें हो रही है यहाँ पर, लेकिन आगे के लिए अगर हम 2022 के लिए बात की जाए तो 2022 के लिए आपको क्या नजर आ रहा है? तमाम पक्षी पार्टियां मुद्दे भी गिना रही है, सत्ता पक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि हमने तमाम काम किया, लेकिन 2022 को आप कैसे देख रहे हैं आगे के लिए? देखिए, 2022 में चुनाव बाकी चुनाव से बहुत अलग किस्म से होगा। ये देखिए, 21वीं सदी के हम 20 साल पूरे कर चुके हैं और तीसरे दशक में ये चुनाव हो रहा है, पहला चुनाव उत्तर प्रदेश का। और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पब्लिक की जो अवेयरनेस ग्रास रूट लेवल तक गई है उसका बहुत असर पड़ेगा। कोरोना का जो इम्पैक्ट है उसका असर पड़ेगा, और जो सरकार ने काम किए हैं या जहां नाकामी है, अगर विपक्ष ने उसको अच्छे से प्ले किया तो वहां से उनको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जो लोगों की इच्छाएं हैं, अब असल में बुनियादी मुद्दे जो पहले हुआ करते थे, बिजली, सड़क, पानी, आप ये देखिए वो मुद्दा गायब हो चुका है। अब उस मुद्दे पे कोई अगर पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो शायद किसी गांव तक तो सीमित हो जाए, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। हालांकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां अभी जरूरत है, लेकिन आमतौर पे स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं। और अब आगे क्या जरूरत है? जो चैलेंजेस हैं, हमारे आर्थिक जो चैलेंजेस हैं, जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में या बच्चों के एजुकेशन को लेकर, और बातें ठीक, यानी कि इस बार का इलेक्शन थोड़ा अलग होगा। जो बुनियादी मुद्दे अक्सर होते थे उनसे ऊपर उठ के तमाम और मुद्दे हैं, और ये मुद्दे जो है जनता को कितनी बेहतर तरीके से हर एक पार्टी समझा पाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जरूर देखना होगा। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक